कंपल्सरी होगा ना। हाँ मैम, वो तो क्वेश्चन तो ग्रेजुएशन से ही आएगा और 50% अगर हो जाए तो कंफर्म है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू चलिए करते हैं। खत्म करते हैं हमारी बातचीतों को और शुरू करते हैं पढ़ाई लिखाई। इंटीग्रेशन, सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, इंटीग्रल कैलकुलस में आप इंटीग्रेशन ही करने वाले हो, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो डबल हो, चाहे वो ट्रिपल हो। ठीक है, सिंगल इंटीग्रेशन वैसे डबल और ट्रिपल दोनों ही एरिया वॉल्यूम को डिनोट करते हैं। सिंगल इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व को डिनोट करता है, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन होंगे तो। लेकिन अभी मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात नहीं करूँगी, अभी मैं सिर्फ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पे ही रहूँगी आज की क्लास में। ठीक है, एक दो क्लासेस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट्स पर बताई जाएंगी। वैसे तो ज़्यादा फॉर्मूला इम्पोर्टेंट क्या याद है? रखना जरूरी है मैम? हाँ, फॉर्मूला याद रखना जरूरी है? यस, फॉर्मूले मैंने डाल दिए हैं क्योंकि मुझे पता है आप लोग बुक उठा के अलग से देखने में आलस करोगे, तो मैंने 12th क्लास के नहीं जितने मैम, फॉर्मूलेज हैं। आलस नहीं करेंगे पर वो ढूंढना पड़ता ना हर एक चैप्टर पे, इस चैप्टर में क्या है, उस चैप्टर में क्या नहीं है। नहीं, एक ही चैप्टर में सारे फॉर्मूले, तो 12th क्लास के जो जो फॉर्मूलेज हैं मैंने डाल दिए हैं, चिंता मत करो। ठीक है, और आपको कल पढ़ के आने हैं वो फॉर्मूलेज, और रोज़ पढ़ने हैं ताकि वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। तो शुरू करते हैं। वैसे डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, मतलब बड़े लोग करते हैं, है ना, हम बड़े लोग हैं। लेकिन डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, पर इनको हम बाद की क्लासेस में देखेंगे। तो अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई फंक्शन इस प्रकार है सच दैट उसका इंटीग्रेशन, मान लो ये दे रखा है, सॉरी डेरिवेटिव, मतलब y का डेरिवेटिव f ऑफ x दे रखा है, तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि y एंटी डेरिवेटिव है f ऑफ x का। ठीक है, f ऑफ x y का डेरिवेटिव है और y f ऑफ x का एंटी डेरिवेटिव है। एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव भी बोला जाता है, y को प्रिमिटिव बोल सकते हो आप, f ऑफ x को डेरिवेटिव बोल सकते हो, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन y। तो अगर मान लो इस तरीके का कुछ आपके पास गिवन है, थोड़ी सी टर्म्स मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे। ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रहे हो। इस कंप्लीट को तो क्या बोला जाता है? इंटीग्रल, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल। और इसके अंदर ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको क्या बोला जाता है? इंटीग्रैंड। जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उसको इंटीग्रैंड बोला जाता है, और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उसको वेरिएबल ऑफ मतलब इंटीग्रेशन बोला जाता है। तो ये जो इंटीग्रेशन निकल के आता है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर कोई फंक्शन इस तरीके का है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, सी क्या है? कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा इस कंप्लीट फंक्शन का? एफ डैश एक्स। ठीक है, यहाँ पे सी की जगह 1 होता, -1 होता, 0.2 होता, कोई भी नंबर होता, कोई भी कांस्टेंट होता, इवन कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता तब भी एफ डैश एक्स ही आता, लेकिन हम रियल में हैं तो रियल की ही बात करेंगे। तो कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिया जाए और एफ ऑफ एक्स के साथ ऐड किया जाए तो उसका डेरिवेटिव इस तरीके से बनता है। तो जब आप एफ डैश के इंटीग्रेशन की बात कर रहे होते हो तो वो क्या निकल के आता है? एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यानी इस प्रोसेस को रिवर्स किया जाए, एफ डैश का इंटीग्रेशन निकाला जाए तो वो क्या निकल के आता है? एफ ऑफ एक्स प्लस सी। मतलब जितनी भी कर्व्स हैं एफ ऑफ एक्स प्लस सी टाइप की, उनका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ही निकलता है। तो इंटीग्रेशन एक बहुत ही जनरल चीज़ हो गई। अब डेरिवेटिव निकालते हो तो आपको एग्जैक्ट फंक्शन पता चलता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक कर्व है, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या आता है? 2x। लेकिन जब 2x का इंटीग्रेशन किया जाता है तो क्या निकल के आता है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात हो रही है।
तो हमारे पास एक एक्स स्क्वायर फैमिली प्लस सी। एक फैमिली ऑफ कर्व्स मिलती है, फैमिली ऑफ कर्व्स। और इसका हल्का सा ज्योमेट्रिकल टच भी लेंगे अभी हम। इसको क्या बोला जाता है, सी को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये बात तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि ये क्यों होता है ऐसा। कोई भी ऐसा कांस्टेंट एडिशन करके आप उसका इंटीग्रेशन लेके आ सकते हो। क्यों है, क्या है, ये सब तो हमें पता ही है। तो मतलब किसी भी एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेगी। अभी थोड़ी देर में हम इसका फिर जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे, पर उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि पता तो आपको होंगे, याद नहीं होंगे बस। जैसे cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, sin का माइनस cos होता है, secant स्क्वायर का टेंजेंट होता है, cosecant स्क्वायर का माइनस cot होता है, secant इंटू टेंजेंट का secant होता है। ये सब आप पढ़ लोगे। और जैसे कि ये होता है, ये सब नोट्स में आपको मिल जाएगा, मैं अभी अपलोड कर दूँगी। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sin इनवर्स x। और इसका इंटीग्रेशन आप ये भी लिख सकते हो cos इनवर्स x, मतलब माइनस cos इनवर्स x। अब क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा ऐड करना है, ठीक है। 1/x का इंटीग्रेशन लोगे तो एक दो चीज़ें मैं रिमाइंड करा देती हूँ जो हम गलतियाँ करते हैं नॉर्मली। मैम दोनों का 1/x, सेम है मैम? हाँ दोनों का सेम है। दोनों का सेम नहीं है, मतलब इन दोनों का इंटीग्रेशन इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिखा जा सकता है। वो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज देखोगे, वहाँ से आपको साइन और कॉस में रिलेशन भी मिल जाएगा। और दूसरी बात, कैसे किया जा सकता है ये काम, सब्सटीट्यूशन मेथड से ये इंटीग्रेशन निकाला जाता है। अभी हम देखेंगे 3 मेथड्स होते हैं इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, और वो तीसरा कौन सा होता है, बाय पार्ट्स। तो इसको सब्सटीट्यूशन से निकाला जाता है। अगर आप x को cos t पुट करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, सॉरी ऊपर वाला मिलेगा। और अगर जो भी है देख लेना कौन सा मिलेगा। और अगर x को sin t पुट करोगे तो मतलब अलग अलग मिलेगा उस हिसाब से इंटीग्रेशन, ठीक है। 2 तरीके से इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इंटीग्रेशन करने पर, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करने पर कोई एक नहीं मल्टीपल फैमिली ऑफ कर्व्स मिलती हैं। और अगर 2 तरीके से इंटीग्रेशन किया तो इस तरीके से। देखो इनमें कोई रिलेशन भी होता होगा, एक बार देखना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज में, साइन और कॉस इनवर्स में कुछ। मैम sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है ना? हाँ शायद यही होता है। और इनके बीच में ये जो इंटीग्रेशन निकल के आए हैं, इनके बीच में क्या है, एक कांस्टेंट का ही तो डिफरेंस है। अप टू कांस्टेंट ये सेम ही है, ये c होगा, ये कोई c डैश होगा, तो कांस्टेंट का ही डिफरेंस है। तो साइन और कॉस में यही रिलेशन होता है, अच्छा याद दिलाया। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो साइन और कॉस इनवर्स एक्स तो सेम ही होते हैं, इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स अप टू एडिशन ऑफ कांस्टेंट। दीज फंक्शंस आर इक्वल अप टू एडिशन ऑफ कांस्टेंट, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। बस एक कांस्टेंट का ही डिफरेंस है ना इन दोनों फंक्शंस के अंदर, इसीलिए आप देख भी सकते हो इनकी इंटीग्रेशन सेम आते हैं। जब 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आता है, मैम उस कंडीशन के लिए x का रेंज -1 से 1 तक होना है। हाँ वो सब आप देख लोगे। ये यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको पता ही है ना इंटीग्रेशन आप किसका कर रहे हो, डोमेन क्या है फंक्शन की। डोमेन तो सेट करके आप दिमाग में चलोगे कि -1 to 1 रहना चाहिए ओपन, √1 - x², और वो भी 1/, में है तो उसकी डोमेन तो पहले ही सेट हो गई ना जिसका इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, हाँ मैम समझ में आया। ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन में स्पेसिफिकली स्पेसिफाई नहीं करूँगी हर एक फंक्शन के लिए, डोमेन सब पता है आपको कि कहाँ पे क्या होगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में डोमेन की बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डोमेन वही होगी जो जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड होगा। डोमेन आपको निकालनी आती है, तो डोमेन की बात करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब जैसे 1/x है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। log mod x। ध्यान देने वाली बात ये log mod x होगा। हमें नहीं पता x पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा क्या होगा, आपको मॉडुलस लगा के उसको करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है, इसीलिए मैंने बताया। ए की पावर एक्स का, जैसे ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा। लॉग मॉड ए आएगा, मॉड ए मॉड ए मॉड ए। मॉड की ज़रूरत नहीं। अच्छा ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर ही होगा, ये पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव होगा तो वैसे ही प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। तो ये सब चीज़ें हैं, देख लेना नोट्स में से, एक हल्का सा टच दे दिया बस। ज्योमेट्रिकली कैसे समझा जा सकता है, अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, उसका इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, हम जानते हैं उसका इंटीग्रेशन निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस सी ज्योमेट्रिकली क्या है, ज्योमेट्रिकली ये क्या है, कुछ फैमिली ऑफ कर्व्स हैं, फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैं। एक्स स्क्वायर प्लस सी का क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर जैसे निकालो आप, एक्स स्क्वायर निकालो तो वो इस टाइप का कुछ आएगा कर्व। ये सब सेम सेम दिखेंगे, बस इस तरीके के होंगे ये, और हर एक पॉइंट पे पास हो रहे होंगे। समझ पा रहे हो ये, सी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, सी 1 भी हो सकता है और 0.0001 भी हो सकता है, सी 0 भी हो सकता है और माइनस में भी कुछ हो सकता है। तो ये कर्व्स पूरे पे फैली हुई होंगी, पर आपको इसको समझाने के लिए इसको दूर दूर मैंने दिखाया ताकि आपको जो कंसेप्ट समझाना चाहती हूँ वो समझ में आए। ठीक है, इस तरीके की कुछ कर्व्स निकल के आएंगी, और क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी शिफ्टिंग हो रही है, तो आप ग्राफ की हेल्प से समझ सकते हो, जो आपने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखी है कि y में कुछ ना कुछ चेंज होगा, मतलब y में ऊपर नीचे होंगे, टॉप और बॉटम में चेंज आएगा, लेफ्ट और राइट में चेंज नहीं आएगा ना, क्योंकि चेंज किस में हो रहा है, y वाले कोऑर्डिनेट में। तो अब अगर हम ये देखें कि x इज इक्वल टू ए, कोई पॉइंट होगा x इज इक्वल टू ए, मान लेते हैं उसकी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, x इज इक्वल टू ए, मान लो ये पॉइंट है ए, यहाँ से ये कोई लाइन पास कर रही होगी, x इज इक्वल टू ए। इस ये लाइन जहाँ जहाँ अपने ग्राफ को कट कर रही है, उन पॉइंट्स को ज़रा ध्यान से देखो, वो ये पॉइंट होंगे, ये पॉइंट होंगे, ये पॉइंट होंगे और ये पॉइंट कुछ यहाँ पे कहीं होंगे। इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें ना, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की जाए और ये यहाँ पे कट करेगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट, ये टेंजेंट में क्या खास बात दिख रही है, जो रेड टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं मैंने, इन टेंजेंट में खास क्या है, दे आर पैरेलल। पैरेलल, यस दे आर पैरेलल, क्योंकि जब हम यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालेंगे एट x इज इक्वल टू ए, तो वो क्या निकल के आएगा 2a, और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि किसी भी फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए एक्स स्क्वायर प्लस सी के लिए जो स्लोप आएगा वो हमेशा 2a आएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, स्लोप पैरेलल आएगा, मतलब जो टेंजेंट लाइन दिखेगी वो आपको पैरेलल दिखेगी। तो यही है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की जो फैमिली ऑफ कर्व्स निकल के आने वाली हैं वो किसी भी पॉइंट पे देखा जाए, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू 0 या किसी भी पॉइंट पे अगर हम चेक करें तो उनकी जो टेंजेंट्स बनेंगी वो आपस में पैरेलल होंगी। ये है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, आपको ये देता है, एक फैमिली ऑफ कर्व्स देता है, किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, हर एक कर्व के लिए चेक करोगे तो वो टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होंगी, क्योंकि ऑलरेडी हम बोल चुके हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, यानी डेरिवेटिव हमेशा हम बोल चुके हैं कि 2x आएगा, तो ये जो भी कर्व्स आएंगी इनका डेरिवेटिव हर पॉइंट पे सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन काफ़ी अलग है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से, तो जब हम उस पर आएंगे तो उसकी बात करेंगे। ठीक है, यस मैम।
और आपको पता ही है आप इंटीग्रेशन को ऐसे ऐसे अलग भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्लस जी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी। कोई कांस्टेंट मल्टीपल हो तो ये कर सकते हो। ये सब आसान आसान बातें हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 3 मेथड्स आप पढ़ोगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब क्योंकि इस फील्ड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते तो इधर हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। जेई एडवांस वगैरह में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में। इंटीग्रेशन करने के रेयर ही क्वेश्चंस आएंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगेंगे वो मैं करा दूंगी। और एक हो गया पार्शियल फ्रैक्शन, और एक हो गया इसमें बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स याद है आपको? यस मैम। यस मैम। ठीक है। मान लो सब्स्टिट्यूशन का मैं एक एग्जांपल अगर कराऊँ आपको, तो अब मुझे बताना कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें। टेंजेंट की पावर 4 रूट एक्स सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स। क्या सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? बाय पार्ट्स का जो भी है आप देख लेना नोट्स में से, क्योंकि कुछ एक दो बातें एक्स्ट्रा ही लिख दी हैं मैंने, पर जब वो यूज़ होंगी तब मैं बता दूंगी। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगें तो उनको छोड़ सकते हो अभी के लिए। tan x equals to t, tan of root x equals to t. tan ऑफ रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी। हाँ, ये काम किया जा सकता है, क्योंकि टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? सीकेंड स्क्वायर एक्स। और रूट एक्स का चेन रूल से 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ? ये वाला और ये वाला, इसका पोर्शन का कुछ ना कुछ हमें वैल्यू मिल जाएगी। इसकी वैल्यू हमें मिल गई 2dt। तो बस अब हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। टेंजेंट रूट एक्स की पावर 4 है तो t की पावर 4 इंटू 2dt। तो ये क्या आ जाएगा? 2/5 t⁵5। आंसर आ गया, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 2/5 t की वैल्यू रख दोगे टेंजेंट रूट एक्स r⁵ प्लस c, तो ये आ जाएगा। इस तरीके के सब्सटीट्यूशन आप कर सकते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम देख लेंगे, असाइनमेंट में भी दे देंगे आपको। बाकी जिस हिसाब से मेरे को नीड लगेगी मैं बता दूंगी। बढ़े आगे। यस मैम। इसका इंटीग्रेशन क्या है ज़रा सोच के देखो। ये तो मैम एफ ऑफ एन का टू द पावर n+1/n+1 होगा। ठीक है, मतलब आपको पता है, क्लियर है, सबको क्लियर है? कोई है क्लास में? अच्छा, यस मैम। ठीक है, इजी है ये तो। एफ ऑफ एक्स को टी पुट करो और काम ख़त्म। ठीक है, और भी काफ़ी सारे इसमें लगभग 20 से 25 फार्मूलाज हैं जो बेसिक फार्मूलाज हैं उस कैटेगरी में। और एक ये भी फार्मूला होता है, मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँ अगर आपको, e की पावर ax, लेकिन ये बाय पार्ट्स कैटेगरी में आता है। बाय पार्ट्स भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। u इंटू वी, दो फंक्शन दे रखे हैं। मैं बाय पार्ट्स का कल एक बहुत ही ईजी तरीका बताऊँगी करने का, मतलब बाय पार्ट इंटीग्रेशन बहुत इजी तरीके से कल हम देखेंगे। तो आज ही वो भी बता दो याद ना, आया। मजा आ रहा है। हाँ, आज ही बता दो ना, मजा आ रहा है। मैं भूल गई ना, मेरे को आज ही उसको ऐड करना था, तो मेरे को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। मेरे को अब याद आया कि हाँ, वो एक DI मेथड होता है, वो उससे बहुत इजीली इंटीग्रेशन हो जाता है। हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती बाय पार्ट्स के अंदर। कल बताऊंगी, मेरे को एकदम Yes, से ma'am. याद आया। हाँ, मैंने भी वो देखा था, मतलब BPRP के जो वीडियोस होते हैं ना, हाँ, DI उसमें मेथड, और उसको या टेबुलर मेथड, BPRP उसको DI मेथड बोलता है, टेबुलर मेथड भी बोलते हैं उसको। तो उसको सीख लेंगे, वो काम आएगा, हमारे हर जगह ही काम आता है। तो मान लो अगर हम इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का बड़ा रोल होता है। फर्स्ट फंक्शन किसको मान रहे हो? सेकंड, मतलब ऑर्डर का रोल होता है। तो आपकी मर्ज़ी, आप किसी को भी फर्स्ट मानो, किसी को भी सेकंड मानो, लेकिन उसके लिए भी थोड़ी प्रेफरेंसेस सेट की गई हैं। याद होगा आपको आइलेट ऑर्डर में, है ना? इन्वर्स ट्रिग्नो, लॉगैरिथमिक,
एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। सबसे अगर इन्वर्स पढ़ा है तो उसको फर्स्ट ऑर्डर में लेंगे, फर्स्ट फंक्शन लिया जाएगा और सबसे लास्ट रेफरेंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दी जाएगी, याद ही होगा आपको। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, यू डैश ले लेते हैं, डी एक्स कर देती हूँ, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन। तो हम अपनी इनकन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे फंक्शंस चुनते हैं। मान लो ऐसा फंक्शन दे रखा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आप इस पर भी आईलेट लगा सकते हो, वो बात अलग है कि ये सॉल्व होगा या नहीं होगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक फंक्शन अगर ये ट्रिग्नो फैमिली का फंक्शन है तो दूसरा ट्रिग्नो का नहीं हो सकता, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बाय पार्ट्स आप आराम से लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इस ऑर्डर में पढ़े, यानी अगर ऐसा कोई फंक्शन पढ़ा है log x इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे, साइन इनवर्स को। साइन इनवर्स को। सेकंड इसको मानेंगे, ठीक है। तो हम लोग तो 11-12 में लॉग को पहले लेते थे ना। मुझे नहीं पता, इसमें आईलेट मेथड होता है। हाँ हमारे टेक्स्ट बुक में भी LIAT था। हाँ, अच्छा, ये चलो तो पहले उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता होगा। इसको लेने का मतलब क्या है, मतलब अगर आई और एल लिया, चलो मैं यहाँ पे log x ले लूँ, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। ये क्या था, अपने आप ही बंद हो गया। घमासान जूत हो रहा है आपका लैपटॉप में। मुझे वन ड्राइव खाली करना होगा आज ही, वन ड्राइव गुस्सा है मुझसे। सिंक ऑफ कर दो मैम। पहले थोड़ा साफ सफाई करूँ उधर जाके, फालतू चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो गई। मतलब ये 8-9 साल पुराना अकाउंट हो गया, तो मैंने कभी इसको ढंग से मैनेज नहीं किया, गूगल पे ही ध्यान दिया। मतलब आप 8-9 साल से कंप्यूटर चला रहे हो। हाँ, ये तो बचपन में ही बन गया था अकाउंट, क्या हो गया। और मेरा अभी 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 मैं एक आया। लास्ट में जाते जाते नई चीज़ कराऊंगी, बस मैं स्टार्ट ही कराने वाली वो चीज़, उसको बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूले। वैसे तो जैम में क्वेश्चन नहीं आता, जेई एडवांस में उसका ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आ सकते हैं, इसलिए हमें परा करने हुआ हैं। लगता है मैम, हाँ वो परा लग रहा है, कहाँ सुना है हाँ, इसका वो नाम। आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा। ये क्या हो रहा है, हाँ, वो एन पावर वाला ना मैम। साइन एम कॉस एन। एक के लिए देखना होता है, उसके बाद दो के लिए देखना होता है, फिर वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, इंडक्शन। हमें तो इंटीग्रल कैलकुलस नहीं था, तो किसी भी सेमेस्टर में नहीं है। पहले से शुरू करते हो। रुको, मैं